मुश्तरका अपोजिशन ने 7 सवाल मुरतब किए हैं। मियाँ साहब इन सवालात का जवाब दें। उनकी जिम्मेदारी ठहरती है तो वो ऐवान को एतमाद मिले। हम ये भी मौका देना चाह रहे हैं वजीर आजम को कि वो सुर्खरू हो पार्लियामान में। नैब के चेयरमैन को कहता हूँ कि नैब के चेयरमैन ये जिम्मेदार तुम्हारी है, आप जिम्मेदार हैं, आपके सामने सबूत आ गए, आप क्यों नहीं नवाज शरीफ के ऊपर एक्शन लेते? वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में उन तमाम हक़ाइक़ को पेश करेंगे जो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने लंदन में जायदाद की खरीदो फरोख्त, इंडस्ट्रियल यूनिट, इत्तफाक और चौधरी शुगर मिल्स में उनके और उनके बच्चों के शेयर्स, टैक्सों की अदायगियां, ऑफशोर कंपनियों की तादाद और वजीर आजम और उनके खानदान के असासों से मुतल्लिक 7 सवालात नवाज शरीफ साहब के सामने रखे हैं और उन्हें कौमी असम्बली में आकर जवाब देने का मुतालबा किया है। चंद घंटों बाद जब ये सवालात आए, उसके चंद ही घंटों बाद हुकूमत ने बाजमात तौर पे जवाबी कार्रवाई की और बगैर जेर और जबर के फर्क के वही जवाब दिए कि जो पिछले 5 हफ्तों से हम सुनते आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इन जवाबात में अपोजिशन के लिए इजाफी अल्फाज और अलकाबात जरूर थे जैसे कि चोरों का टोला, सियासी भेड़िए, तकरीबकार। मुख्तसरन अपोजिशन जमाते बहैसियत जमहूरी नुमाइंदों के वजीर आजम से पार्लियामेंट में असासों की वजाहत यानी कि डिस्क्लोजर चाहती है और चूंकि रियासत पाकिस्तान में चंद ऑटोनमस इदारे हैं, सो अपोजिशन नैब और FIA से आज़ादाना तहकीकात का हक भी महफूज रखती है। मगर शुमाई किस्मत, इन इदारों की नेक नामी की भी एक लंबी कथा है। 25 जनवरी 2016 को MNA इफ्तिखार चीमा को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नाअहल करार दे दिया कि उन्होंने अपनी बेगम का एक अकाउंट गोशवारों में जाहिर नहीं किया था और मियाँ साहब दलील देते हैं कि मेफेयर फ्लैट्स जो हैं वो उनके बच्चों की मलकियत हैं, सो जमा कराए गए किसी भी गोशवारे में 85 से लेके आज तक उनका जिक्र तक नहीं मिलता। यहाँ इलेक्शन कमीशन भी खामोश है और सुप्रीम कोर्ट भी। 20 नवंबर 2014 में मेंबर सूबाई असेंबली शामूना कैसरानी को अपनी जायदाद छुपाने पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नाअहल करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला बरकरार रखा, जबकि वजीर आजम के समधी अपने गोशवारों में दुबई की जायदाद का जिक्र तक नहीं करते तो कोई इदारा चू भी नहीं करता। बहरहाल ये तवील दास्तानें हैं जहां नैब प्री बार्गेनिंग में शोहरत रखता हो, चेयरमैन नैब खुद करप्शन के इल्जामात भुगत चुके हों, सियासतदान गैर मुइन्ना मुद्दत के स्टे ऑर्डर्स लेकर चल रहे हों, वहां एहतसाब कितना जामे हो सकता है बड़ी आसानी से जांचा जा सकता है। मगर पैनामा लीक्स के तनाजुर में इदारे कितने पानी में हैं, बात अभी जांचने तक नहीं आई। आपको ये भी बताते चले कि मुतालबात के हवाले से आज इमरान खान ने मुतालबा किया कि नैब से कार्रवाई कराई जाए। नैब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, उन्हें सवाल उठाया। बताते चले उन सब लोगों के लिए कि जो नहीं जानते, नैब के पास अभी तक शरीफ खानदान के खिलाफ 3 बड़े केसेस और 6 रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन 2007 से लेके अब तक शरीफ खानदान स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है। इसलिए इन रेफरेंसेस और केसेस के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं पाती। पिछले दौरे हुकूमत में, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमें बताया गया कि क्योंकि शरीफ खानदान डरता है कि विक्टिमाइजेशन होगी, आर्म ट्विस्टिंग होगी, तो अभी पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं खुलवाना चाह रहे। मगर अब तो मियाँ साहब की अपनी हुकूमत है, चेयरमैन नैब को भी मुतफ़िका तौर पे चूज़ किया गया है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ, तो फिर अभी भी स्टे ऑर्डर्स क्यों रिफ्रेश कराए जा रहे हैं, ये अपनी जगह सवाल अभी भी कायम है। और ये केसेस इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हैं लंदन के अंदर और उन्हीं अनडिक्लेयर्ड रिसोर्सेज के हवाले से जिनका चर्चा आज बहुत हो रहा है। सो हुकूमत मामला को कैसे हैंडल कर रही है, ये देखकर फ़िलहाल अहले खबर बेचैन हैं। कल चीफ अवामी स्टाफ और वजीर आजम की मुलाकात हुई और वल्ला आर्मी चीफ ने पनामा लीग्स पे मशवरा दिया या मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दिया है। हम सब इसी शचोपंच में थे कि वजीर आजम हाउस से एक वीडियो रिलीज हुई कि जिसमें आर्मी चीफ वजीर आजम से हालचाल पूछ रहे हैं। वीडियो रिलीज करने का मकसद यकीनन यही था कि एक तवील वक्फे के बाद होने वाली मुलाकात में हालचाल के इस्तफसार और मुल्क की सिक्योरिटी के अलावा कोई मुद्दा ज़ेरे बहस नहीं आया। आर्मी चीफ पहले मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे को बिला इंतयाज एहतसाब से नथी कर चुके हैं, सो अस्करी इदारे की तरफ से अगर कोई दबाव भी है तो बरमला इसका इजहार हो चुका है। कल की मुलाकात में अगर ये मामला ज़ेरे बहस आया भी है तो चूंकि अपनी अपनी डोमेन्स में रहने पर हम सवाल उठा सकते नहीं हैं, सो मामले को जाने देते हैं। लीक होने वाली वीडियो पर ही इक्तफा कर लेते हैं और दिल खुशफहम को खुशफहम ही रहने देते हैं। सवाल चूंकि वजीर आजम की 1 अरब पाउंड की बैरूनी मुल्क जायदाद का है, रहमान मलिक के बहैसियत कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन होकर खुद ही पैनामा पर इजलास तलब करें या वजीर आजम खुद पर लगने वाले इल्जामात पर अपने वजीर खजाना या अपनी बेटी के साथ TORs जो हैं वो तरतीब करवा लें, तो कौन तो मुतमईन नहीं होगी।
आप कौम के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, पार्लियामेंट में वजाहत दें, जुडिशल कमीशन के सामने पेश हों, नैब में हाज़िरी दें, जो करना है व्हाटएवर इट टेक्स, मगर अपने दामन पर लगने वाले इल्ज़ामात को गलत साबित करें। ये जमहूरियत है और मेरे वोट का हक भी। एक छोटा सा वक्त के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से, अब्दुल मनान साहब मेंबर कौमी असेंबली है, मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और अली मोहम्मद खान साहब मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ अब्दुल मनान साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, फरमा दीजिएगा कि सवाल मियाँ साहब से होते हैं और जवाब बाजमात दिया जाता है, क्या इसमें मंतक है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखें, बात ये है कि मियाँ साहब की पार्टी, मियाँ साहब की टीम जो है वो सारे ही अपनी पार्टी के कस्टोडियन हैं। देखें, इसमें हमने पहले दिन ये कहा कि जनाब रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पीएम साहब ने कौम से खिताब में कहा कि जुडिशल कमीशन बना दे। अपोजिशन ने कहा नहीं जनाब, हमें तो ये नहीं मंजूर, चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कलामी माफ, हम लोग रोज 3 हफ्ते से ना हर आपकी जमात का बंदा आता है और यही 15 बातें रिपीट करता है। तो आज जरा आगे बढ़ते हैं, अगर आप इजाजत दें। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि इन लोगों ने जो मांगा आपने दिया, मगर अब मेरी आवाज आपकी कट रही, मुझे पूरा आवाज नहीं आ रही, इनको कहीं आवाज ठीक कर दें। वो फिर हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया कि आप बना दें। फिर इन्होंने कहा TOR पे है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब जिस तरह के चाहे TOR बना दें, फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, इंटरनेशनल ऑडिटर फर्म से कराएं, नैब से कराएं, मेरे सवाल पे आ FIA से कराएं। जी आ जाएं। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि सर क्या इसकी मंतक है कि सवाल मियाँ साहब से हो रहे हैं, उनके खानदान और उनकी डिटेल्स और उनके फाइनेंशियल्स पे हो रहे हैं, और आप कहते हैं कस्टोडियंस ऑफ द पार्टी। सर, ये मुस्लिम लीग नून के बजट या मुस्लिम लीग नून बहैसियत जमात के हवाले से सवाल नहीं है सर, ना हुकूमत के हवाले से हैं, ये एक शख्सियत के हवाले से हैं जो वजीर आज़म का ओहदा रखते हैं, उनके खानदान और फाइनेंशियल्स के हवाले से हैं। सो सर, मुझे बताइए कि अब जुमे को उन्होंने खैर से आना है पार्लियामेंट के अंदर, वो एक अलग डिबेट है कि वो भी इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे किसी के सर पे एहसान हो रहा है, मगर बहरहाल वी विल डिस्कस दैट। अब जुमे को आ रहे हैं, क्या ये बनता था कि इन सवालों के ऊपर इस तरह की एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बिलो द बेल्ट हिट किया जाए, लोगों के की बीवियों के ऊपर कमेंट की जाए, इनैक्टमेंट और मिमिकिंग की जाए? आपको लगता है कि अब आपको फॉर इंस्टेंस कोई डेकोरम दिखाई देगा जुमे को? देखिए, मेरी बात सुने, अगर तो वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं और हमने इजलास भी शाम का 4 बजे का कर दिया है बजाय कल सुबह 10:30 बजे के, उसके बारे में हमने कल भी के इजलास में भी पूरा टाइम दिया। अब जो कुछ हो रहा है उसमें हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब का नाम ही नहीं है, उनके बच्चों का नाम है, और जो कमीशन बनेगा, जो तरीक़ेकार तय होगा, जो फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए, इंटरनेशनल ऑडिट फर्म, वो उसमें जवाब देंगे, और अगर वो जवाब सही है तो उसका फ़ैसला सही आ जाएगा, अगर जवाब सही नहीं है तो फ़ैसला करना उस कमीशन के इख्तियार में है। अब ये बाकी बातें जो हो रही हैं, इनका जवाब तो हमने देना है ना। ओके, मैं सेनेटर गनी साहब आपके पास आऊंगी। दानियाल ने पूछा कि आप लोगों को किसने ठेकेदार बनाया है, आप अवाम का बेड़ा उठाए फिर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मेरे इसमें जो मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, अपोजिशन के किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मियाँ नवाज शरीफ का नाम है। मसला वहाँ पैदा होता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की फ़ैमिली के मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ औकात में जो स्टेटमेंट्स हैं या इंटरव्यूज़ हैं, उनमें ख़ुद बहुत बड़ा तज़ाद है। उन तज़ादात की वजह से कुछ सवालात पैदा होते हैं और उन सवालात का हम जवाब मांग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि एक वज़ीर आज़म साहब की फ़ैमिली के ऊपर इस किस्म के इशारे हों या इस किस्म की उंगलियाँ उठ रहे हों। ये इस मुल्क के लिए भी, वज़ीर आज़म साहब के लिए भी, उनकी हुकूमत और उनकी जमात के लिए भी बेहतर है कि जितना जल्द हो सके वो इन इल्ज़ामात से अपने आप को साफ़ करवा लें। अगर इन इल्ज़ामात के नीचे ही वो रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बतौर वज़ीर आज़म जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनके अंदर, ख़ास तौर पर जब वो बैरून ममालिक में जाएंगे
तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और इसमें वो उस तरह से मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे जिस तरह उनको करनी चाहिए। तो ये बुनियादी कुछ चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझ आती कि PMLN के वज़रा और इनके कुछ अरकान जो हैं इस कदर बौखलाहट का क्यों शिकार हैं कि वो हम सीधा सवाल पूछते हैं, वो जो है वो अजीब किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब आज जो सवालात पूछे गए हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सवालों पे और ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं और बड़े डायरेक्ट हैं, दे नीड टू बी आंसर्ड। अगर आप इजाज़त दें अली मोहम्मद, क्योंकि आप नेशनल असेंबली, अच्छा अली मोहम्मद से 2 सेकंड में करती हूँ, मैं दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को 1-2 वीडियोस, मगर चलें सेनेटर साहब सवालात पे ही पहले आ जाते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। इनमें से जो आप लोगों ने ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ डिनाई करते हैं कि इनकी मलकियत में नहीं थे ये अपार्टमेंट्स या नहीं रहे 90 की दहाई से, तो फिर जस्टिफाई करें या जवाब दें। एक तो बेगम कुलसूम नवाज का जो गार्डियन के अंदर उनको कोट किया गया 10 अप्रैल 2000 में कि ये तो हमने अपने बच्चों के लिए खरीदे हैं क्योंकि वो यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके हवाले से सेनेटर साहब ये कहा जाता है कि शरीफ खानदान कहता है कि मिस कोट किया गया है बेगम कुलसूम नवाज को। दूसरा आपने कहा है कि फिर जो इंडिपेंडेंट लंदन में अक्टूबर 1998 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आया नीलसन और नेस्कॉल के हवाले से, उसका भी जिक्र उसकी भी जस्टिफिकेशन दें। और तीसरा चौधरी निसार ने जो कहा 8 अगस्त 2012 को कि ये तो 10-20 साल से इन लोगों ने खरीदे हुए हैं, उसका भी जिक्र। उस हवाले से हुकूमत वक्त कहती है, बहुत से इनके अंदर के वज़रा कहते हैं कि भाई प्रेस स्टेटमेंट्स और प्रेस रिलीजेस की लीगैलिटी कोई नहीं है, उसकी हैसियत कोई नहीं है। तो सर फिर बचा तो घूम फिर के एक ही चीज़ है जो लीगल डॉक्यूमेंट है, और वो लीगल डॉक्यूमेंट अल-तौफीक कर्जे के हवाले से, अल-तौफीक से जो इन्हें कर्जा लिया था 95 के अंदर और उसके बाद अरबों रुपए पे किए थे 99 के बाद। मगर बात यह है कि चलें अगर हम इनकी बात मान भी लें कि जो अखबारी बयानात हैं या ख़बरें हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर 1999 में हसन नवाज साहब ये कहें कि जी मैं उन फ्लैट्स में रहता हूँ वो किराए पर हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि उनका मालिक कौन है तो वो कहें जी मुझे नहीं पता, फिर उन्हें जब बताया जाए, ये 99 की बात कर रहा हूँ, कि जी नीलसन और नेक्सन का नाम की कुछ कंपनीज़ हैं जो इनकी ओनर्स हैं और उनको जो पैसा आया है वो सब स्विट्ज़रलैंड से आया है, ये 99 में भी ये कंपनीज़ अपनी जगह वजूद रखती थी। और ये तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हुसैन नवाज साहब ये फरमाते हैं कि जी 2006 के बाद हमने ये ख़रीदे हैं, तो नीलसन एंड नेक्सन तो जो है ना वो मौजूद थी बहुत पहले से, 93 से 94 से। अगर उनको हम जाके ये तलाश करना शुरू कर दें कि उनकी मिल्कियत किसके पास थी, तो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि अगर 93-94 के बाद वक्त से इनके पास है तो इसका मतलब है कि जी इन्होंने गलत बयानी की थी। अगर वो बात आ जाती है कि नहीं 2006 के बाद इनके पास आई है तो इनकी बात दुरुस्त साबित हो जाएगी। इनके अपने लोगों के बयानात में बहुत तजाद आते हैं ना, तो हमने तो यही कहा है अगर वो कह दें कि जी ये बात गलत थी ये सही थी तो हम उसको मान लेंगे अगर वो दुरुस्त होगी तो। लेकिन इन सवालात पर बजाय उसका जवाब देने के गुस्सा दिखाना, नाराज़गी दिखाना, तो इससे महसूस ही होता है कि शायद जो बातें पूछी जा रही हैं वो कोई इतनी आसान नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही एज ऑफ राइट नाउ कि अब एक दिन रह गया है, जुमे को वज़ीर आज़म आके इनके जवाबात देंगे इन नुकात पे कि नहीं, क्योंकि पहले ये लग रहा था मनान साहब के शायद अब आ रहे हैं तो जवाबात दिए जाएंगे, मगर अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो यकीन मानिए कि समझ नहीं आ रही कि अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए। आएंगे, जवाब देंगे, नहीं देंगे, आई हैव नो आइडिया एट दिस पॉइंट सर। मगर एक सवाल आपसे ज़रूर है कि जब आपके वज़रा या एस्पायरिंग वज़रा समझ गए होंगे आप किधर इशारा है, वो जब बातें करते हैं कि भाई ये किस आपने बेड़ा उठाया अवाम का, आप होते कौन हैं, आपको किसने ठेकेदार बनाया, तो सर आप तो यकीनन ये बात समझते होंगे, आप तो मंजे हुए सियासतदान हैं कि ऑपोजिशन इज गवर्नमेंट इन वेटिंग। उनका काम है कि वो गलतियों को पॉइंट आउट करे, दुरुस्तगी करे, लूप होल्स आइडेंटिफाई करे, और कोई अगर मसला समझे अवाम के इंटरेस्ट के अंदर तो उसको हाईलाइट करे। मादर पिदर आजाद तो हुकूमत को नहीं छोड़ा जाता ना। मुझसे पूछा जी, मैं 2-3 चीज़ें महर क्लियर कर दूं। जो 2000 अप्रैल का बेगम कुलसूम नवाज का इंटरव्यू है, तो 12 अक्टूबर 99 के बाद हम कभी एक शहर में जेल में मिलने जाते थे, कभी दूसरे शहर में। हुसैन अटक जेल में थे और मियां साहबान लांडी जेल में थे, और हम तारीखों पे मेरी बात सुन ले जरा, पहले मेरी बात सुन ले। मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा इंटरव्यू है, कब बेगम कुलसूम लंदन गई। वो तो गई नहीं, वो तो यहाँ सड़कों पे हमारे साथ थी, वो बेचारी अकेली खतून थी, घर के सब मर्द जो थे, एक बेटा बाहर था। क्यों नहीं किया? अगर उन्हें मुझे नहीं पता कि ये जो मेरी अर्ज सुन ले, मैं बिल्कुल साफ था,
میں نے اللہ کے فضل سے 1,00,000 کلومیٹر کے قریب اپنی بڑی بہن کے ساتھ سفر کیا ہے. ہم نے ایک ایک دکھ دیکھا ہے یہاں. یہ باتیں جو ہے کہ جی 2000 میں یہ ہوا. لندن کا جو ریکارڈ ہے پراپرٹی کا، ان کی لندن کونسل کے پاس ریٹس کے حساب سے ایک ایک چیز ایک ایک دن ان کے پاس ہے. وہ ثابت کہیں کہ ہم نے صحیح کیا ہے. سر مجھے وقفہ لینے دیں. دیکھیں سر، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ثابت کرے گی اپوزیشن، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت کریں گے. The truth matter is سر کہ نہ آپ کے نام کے بعد شریف آتا ہے، نہ ان کے آتا ہے، نہ میرے آتا ہے. جس کے نام کے بعد شریف آتا ہے، اور اس ملک میں تو 2 بڑے ہیں، چلیں جو پرائم منسٹر نواز شریف کی بات کر لیتے ہیں اور ان کے خاندان کی، جواب ان کو دینا ہے سر، ان کو بتانا ہے. آپ نہیں ان کے اثاثے جسٹیفائی کر سکتے یا ان کے ٹیکس یا گوشوارے جسٹیفائی کر سکتے. ایف بی آر نے تو الحمدللہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب ہم قانونی پیچیدگی ہیں، 5 سال سے پیچھے ہم ریکارڈز نکال ہی نہیں سکتے. تو سر اب اس کا کیا کریں؟ ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ادارے جس لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی کہ ڈوجی ڈیو جو انگلینڈ میں کہا گیا ڈیوڈ کیمرون کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ادھر کہیں کل پرسوں نوٹی نواز کا نعرہ نہ لگ جائے. اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسمبلی کے اندر بہت کچھ ہوتا آیا ہے، مگر ابھی تک نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی تمیز سے اور بڑے حوصلے سے اور صبر سے اپوزیشن پیش آئی ہے ابھی تک 3 سالوں کے اندر. مگر پرسوں کیا ہونے جا رہا ہے، جتنا اگریسو ایک نیچر دکھا رہے ہیں وزراء باہر آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو نیوزی لینڈ میں آج ایک وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا دکھائیں گے. اسٹے ود اس، نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو عبد المنان صاحب، بات ہو رہی ہے کہ بھئی سمپل بات ہے اثاثہ جات کی اور انکم ڈکلیئرڈ کی، مگر مجھے ایک بات پہلے سینیٹر غنی صاحب آپ سمجھا دیجئے. ایف بی آر نے ابھی کل رات گئے کہا ہے کہ 5 سال سے پہلے کا ریکارڈ ہم نہیں نکال سکتے، قانونی پیچیدگیاں بہت ہیں. دیکھیں یہ آپ کے ملک کا سر ایک سیکنڈ میں سینیٹر غنی سے پوچھ رہی ہوں، پھر آپ جواب دیجئے گا. سعید غنی صاحب دے لیں پھر جواب. دیکھیں جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی گئی اور الگ ایک قانون کے تحت کی گئی، اس کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ جو آپ کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 کا، اس میں آپ سپریم کورٹ کے کتنے ہی ججز بٹھا دیں، وہ سپریم کورٹ کا بینچ نہیں ہوتا، ایک انکوائری کمیشن ہوتا ہے اور اس کے اختیارات بہت محدود ہوتے ہیں. اور جب حکومت خود ان کو ایک ٹی او آرز بھی لکھ کے بھیج دے تو پھر وہ اس سے باہر جا نہیں سکتے ہیں. یہی مسائل ہیں، اور یہ صرف ایف بی آر تک نہیں ہے، آپ کو اور معاملات میں بھی آئیں گے، چونکہ اس کیس میں صرف ایف بی آر کی انوالومنٹ ضروری نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت سارے دیگر ممالک میں جا کر ان کے ساتھ بھی بہت سارے معاہدے ایسے کرنے پڑیں گے تاکہ آپ ان کے ساتھ بھی کچھ ڈیٹیلز ان کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ مسائل اس کے اندر آئیں گے، اور یہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشل کمیشن جس طرح کا ہم چاہ رہے ہیں اس طرح بھی بنا لیں تو بھی وہ بہت جلدی اس کی تحقیق نہیں کر سکے گا. اس میں بہت ساری مشکلات اور بہت سارے مراحل ہیں. تو جہاں ایف بی آر یہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اگر یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کے اندر 250-300 پاکستانیوں کے نام ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا پیسہ جائز طریقے سے باہر گیا یا نہیں گیا، تو آپ کو بہت سارے قوانین کو ایک طرف رکھ کے کمیشن کو ایک بہت زیادہ اختیارات دینے پڑیں گے تاکہ وہ ان قوانین سے آگے جا کر ڈسکلوجر دیں یا نہ دیں نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں آ کے. یہ کمیشن کے اوپر آپ کا استفسار جوائنٹ اپوزیشن کا قائم ہے؟ جی بالکل. سو عبد المنان صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ پارلیمنٹ میں آ کے یہ سادہ 20 منٹ میں تمام جواب دے کے، سر عام لوگوں کے پاس اپنے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، تمام ڈیٹیلز اور فائلز پڑی ہوتی ہیں، آپ تو خود بھی سمجھتے ہیں ان باتوں کو سر، اور میاں صاحب اور ان کے خاندان کے پاس تو سب سے بیسٹ لائرز اور بیسٹ اکاؤنٹنٹس ہوں گے. کتنا مشکل ہے تمام تر ڈیٹیلز، جیسے اس کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ 85 سے 2016 تک تمام تر جو ٹرانزیکشنز کی ہیں اس کی ڈیٹیلز بتائیں، بینیفیشل، بے نامی بھی اور دیگر چیزیں جو آپ نے خریدی ہیں، کوئی بھی آپ نے اگر بزنسز خریدی ہیں، انڈسٹریل یونٹ سیٹ اپ کیے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بتائیں. اس کے اندر تو حسین نواز کا انٹرویو بھی بڑا ضروری ہے نا، جس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم نے سعودی عربیہ میں فیکٹری بیچی اور الحمدللہ اتنا کما لیا کہ ایک اور فیکٹری بھی لگا لی اور یہ اپارٹمنٹس بھی خرید لیے. تو سر 2 سوال ہیں آپ سے. تو ایک تو بڑا سمپل ہے 20 منٹ کے اندر ان کے جوابات دینے، اور دوسرا سر آپ بھی بڑے پرانے کارکن ہیں، آپ کو کبھی آئی نو صدیق الفاروق گئے ہیں، چودھری نثار گئے ہیں، بے نظیر بھٹو گئی ہیں، ان اپارٹمنٹس کے اندر بڑے بڑے انٹرویوز ہوئے ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں 90s آنورڈز ٹو آل تھرو 2000. سر مجھے بتائیے آپ کا جانا کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں جو پیناما میں آئی ہیں یہ اس سے پہلے آلریڈی آ چکی ہیں. میں ایک بات ریکارڈ پہ لے آؤں،
मुशर्रफ साहब ने भी इसी किस्म के रेफरेंसेस और सर वो आज भी स्टे ऑर्डर पे कायम है, वो खत्म नहीं हुए। मेरी बात तो सुन लेना, मुशर्रफ साहब ने भी इसी किस्म के रेफरेंसेस बनाए थे, लेकिन बजाय उन पे इन्वेस्टिगेशन करने के, बजाय उनको किसी अदालत में ले जाने के, उन्होंने अपनी हुकूमत को, अपने प्रोग्राम को, अपने एजेंडे को अगर आगे बढ़ाने के लिए इनको मुल्क से बाहर भेज दिया कि चलो इनको तो निकालो, जान छुड़ाओ। आपने भी उसके साथ बेहतरीन किया सर, उसको फिर बाहर जाने दिया। बात ये है कि इसका मतलब कि उस दौर के लोगों को भी पता था कि कोई ऐसी बात नहीं। अब भी हम कहते हैं कि हुसैन भी कमीशन में पेश होगा, हुसैन भी हर सर मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, पार्लियामेंट की कोई इज्जत वकार, कोई तकद्दुस है कि नहीं है? मेंबर नहीं है महर, हुसैन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो कस्टोडियन है ना, हेड हैं सर, पार्लियामेंट ने उनको वजीर आजम बनाया है, जिधर वो आज जवाब देने से कतरा रहे हैं, जिधर आपने बात जमात गुजरा और एस्पायरिंग गुजरा की लाइन खड़ी कर दी है टू डू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एवरी डे। मेरी बात सुने, वजीर आजम तो वक्तन फक्तन पार्लियामेंट में आते रहते हैं, जुमे को भी आ रहे हैं, ये 2 दिन का दौरा था ताजिकिस्तान का। देखे मुल्क भी चलाना है, हर वक्त मुल्क चलाना है किधर बैठ के, माजरत के साथ पार्लियामेंट में वो आपने जिस तरह कहा वक्तन फवक्तन काबीना की मीटिंग्स 8-8 महीने के लिए नहीं हो रही, तो मुल्क कैसे चल रहा है सर? कहाँ बैठ के, नथिया गली में या मरी हाउस में बैठ के चल रहा है? मेरी बात सुने, ये इन बातों की वैल्यू उस वक्त हो जब हमने बेटर ऑफ ना किया हो, हमने रेवेन्यू कलेक्शन बेटर ऑफ की, हमने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग, इसका जवाब सेनेटर गनी देंगे सर, आपने क्या-क्या बेटर किया, ही अंडरस्टैंड्स इकोनॉमी। हमने सारे काम बेहतर किए हैं, हमने बिजली पे काम किया है, 14 घंटे की बजाय हम 6-8 घंटे पे आ गए। सर अभी आप नए बजट में 1600 अरब रुपए के नए टैक्सेस ला रहे हैं, अवाम के ऊपर ऐसा बम गिराएंगे कि जिसको पनामा की फिक्र नहीं थी ना, वो भी पनामा चीफ सड़कों पे आएगा। 1600 अरब रुपए के नए टैक्सेस ला रहे हैं। दूसरा सर, अब वजीर सुन लीजिए सर, सिर्फ उस पे लगता है जो टैक्स दे सकता है, सवाल तो करने दिया इस मुल्क में सर देखिए मेरी बात सुने, मैं खुद पॉलिसी बोर्ड का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर हूं। इस मुल्क में पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया के मालियाती अदारे कहते हैं, हमारे मुल्क के, आज सलमान शाह साहब ने एक ब्रीफिंग दी है, सब लोग ये कहते हैं कि टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स पेयर बहुत कम है। सर आप डायरेक्ट टैक्सेस से बढ़ाएं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ना बढ़ाएं। लोगों के मोबाइल कार्ड जो भरने होते हैं या पेट्रोल के ऊपर या बेसिक चीजों के ऊपर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ना करें। मेट्रो के ऊपर या जो भी लगा है वो आपके सामने, 1600 अरब 1600 अरब रुपए नहीं, अब ये हुकूमत इस बजट में टैक्सेस बढ़ाने जा रही है, ये हम आगे भी डिबेट करेंगे। पावर मिनिस्टर ने कहा है सर कि 3 दफा बिजली के जो रेट हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आपने बिजली इस्तेमाल की। आप बात पूरी कर लें तो मैं बताऊं, 30 जून 2013 को हमने 1955 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया, 30 जून 2015 को 2285 अरब रुपए इकट्ठा किया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरी सुनते जाए ना, हर साल 14 और उसके बाद 15 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2590। इस साल हमारा टारगेट 3104 अरब रुपए का है, और ये जो इनलैंड टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है ये तमाम सूबों की अमानत होता है और दे दिया जाता है। सर मेरा एक बात सुनिए सर, एक सेकंड, एक मिनट सर, आपको पता है कि कल ही स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस से ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया है, बिकॉज आपकी हुकूमत कह रही थी आज पास करो इस बिल को, जरूरी है, IMF का प्रेशर है। मुझे नहीं समझ आती कि आज तेल की कीमतें खित्ते में सबसे ज्यादा कम है सर, मगर इधर अभी भी बेसिक कमोडिटीज की कीमतें बहुत ज्यादा है ना सर। दाल कितने की मिल रही है आपको पता है सर, कितने की दाल मिल रही है, प्याज है सबसे। हमने दुनिया से मुकाबला करना है कि इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में टैक्स टू GDP जो है वो 2.7% है, हमारे यहाँ 0.5% अच्छा खैर सर, अगर मुझे इजाजत दें, आई एम नॉट हैविंग, सर आप बिगर पिक्चर को देखें, आई एम नॉट हैविंग एन इकोनॉमिक डिबेट विद यू सर, माजरत के साथ, यू नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, नीदर एम आई। मेरा सवाल समझिए मैं सर क्या कहना चाह रही हूँ, इट्स अबाउट पार्लियामेंट की हैसियत, उसकी वक़्त। अगर आप इजाजत दें सर, मौजब डेमोक्रेसीज और मुआशरों के अंदर क्या होता है, किस तरह डिबेट भी होती है, डिस्कशन भी होती है। डेविड कैमरन ने सब कुछ अपना पार्लियामेंट के अंदर पेश किया, अपने तमाम तर एसेट्स, लायबिलिटीज, टैक्सेस पेड, एवरी डिटेल, इवन दो उस पार्लियामेंट में खड़े होकर उसे डॉजी डेव कहा गया मुंह के ऊपर। सुन लें सर, आ रहे हैं ना, अब आ रहे हैं सर, आपने पार्लियामेंट से बाहर इशू आप लोग लेकर गए हैं। अगर पहले दिन पार्लियामेंट में आके इसकी डिटेल्स दे देते कि ये तमाम तमाशा शुरू ही पार्लियामेंट से बाहर हो गया, आपका काम था पार्लियामेंट में इशू लेकर आए सर। आपने इसी पार्लियामेंट को ढूंढा था ना अपने आप को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए जब धरना दिन थे, तो इस पार्लियामेंट को आज आप भूल गए जब अपने के ऊपर बुरी हो रही है। तो
सर बात को समझें, कल को पार्लियामेंट में मौजूद है, आप बहुत किसी बाइकाट में नहीं जा रहे, हम तो पूरा पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं, इस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के अंदर मुब्तला किए हुए हैं। सर अब मैं कह रही हूँ डॉजी डेविड कैमरॉन ने सुना, अभी तक नॉटी नवाज की सुना इस पार्लियामेंट में, और न्यूजीलैंड के वजीर आजम को आज स्पीकर ने कहा कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप कायदो ज़वाबित से हट के बातें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, आप इस ऐवान से चले जाएं। हम अपने मुल्क में कभी सोच भी सकते हैं कि कोई नॉटी नवाज कहे और नवाज शरीफ साहब बैठे हों, या अयाज सादिक कहे नवाज शरीफ साहब आप इस इदारे की इज्जत नहीं फराम कर रहे, इसकी तौहीन कर रहे हैं, आप चले जाएं इस इदारे से। आई मीन रियली ऑनेस्टली, एक दफा न्यूजीलैंड में क्या हुआ देखिए। देखिए मेरी बात get on his feet and he should say, John, on Saturday night, I went on TV. Order. Prime Minister will resume his seat. Order. The Prime Minister will leave the chamber. When I stand to my feet and call for order, he is to be treated no differently to any other member in this House. The Prime Minister will leave the chamber. I didn't receive a proper answer then. Maybe Dodgy Dave will answer it now. This man has done more to divide this nation than anybody else. He's looked after his own pocket. I still refer to him as Dodgy Dave. सेनेटर गनी साहब, आपने सुना न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को आज बाहर भेज दिया गया। स्पीकर ने कहा कि ही इज टू बी ट्रीटेड नो डिफरेंटली देन एनीबडी एल्स आउट ऑफ द चेंबर्स नाउ, यानी कि किसी और से मुख्तलिफ इनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। और दूसरा, डॉजी डेव के नारे और उनका तमाम तर डिटेल्स पार्लियामेंट में रखना। सर हम भी तो वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामानी डेमोक्रेसी हैं, इधर क्यों गंगा उल्टी बहती है? आपके पास डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है। सेनेटर गनी से बात करने दें अब्दुल मनान साहब, आज तो आप वन ऑन वन के मूड में हैं। आधा काम पार्लियामेंट में होता है, आधा बात टॉक शो में होता है, आधी लड़ाई अंदर होती है, आधी बाहर होती है, फिर इस तरह बात तो करने दें सर, एक और शख्सियत भी बैठी है। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, उसको भी जब तक जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत कितनी मजबूत है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सर अगला सवाल यही है, यहाँ शायद 20 साल अगला सवाल यही है, जमहूरियत कितनी मजबूत है। मगर पहले सेनेटर गनी साहब, वी ऑलवेज सी दीज थिंग्स, वी एस्पायर फॉर दीज थिंग्स, मगर हमारे यहाँ तो इसका बिल्कुल बरअक्स होता है। देखिए, मैं पार्लियामेंट को मजबूत करना, पार्लियामेंट के वक़ार में इजाफा करना, पार्लियामेंट को इज़्ज़त देना, ये वज़ीर आज़म साहब की ज़िम्मेदारी में शामिल है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ वज़ीर आज़म साहब को पार्लियामेंट में लाने के लिए अपोजिशन को एहतजाज करना पड़ता है कि वो नहीं आ रहे हैं। आपने कैबिनेट की मीटिंग से जिक्र किया, CCI की मीटिंग हर 3 महीने बाद होना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, नहीं करते हैं। जब तक कि उस पर कोई सूबे ख़त ना लिखें, जब तक उस पर सेनेट में शोर ना हो, जब तक उस पर कोई रूलिंग ना आ जाए किसी की कि जनाब मेहरबानी करें CCI की मीटिंग बुलाएं। तो अगर आप इन आइनी इदारों को ख़ुद कुछ हैसियत नहीं देंगे, अहमियत नहीं देंगे और ये कहेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मसरूफ़ हैं लिहाजा वो इन इजलासों में नहीं आ सकते, तो मैं समझता हूँ कि ख़ुद आप उसको बेतौकीर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब जिस ईवान से मुंतखब होकर गए हैं, जिस ईवान ने उनको वज़ीर आज़म बनाया है, अगर उसमें आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है और जब आते हैं तो आप खुद कह रही हैं कि जी वो तासुर ही होता है कि बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, तो इस तरह पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी। मुझे वक्फा लेना है, हमारे वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप जिन्यू कीजिएगा। अभी जिस तरह मनान साहब ने कहा कि इधर जमहूरियत मजबूत ही कितनी हुई है, आज भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ये पसे पर्दा ऑफ द रिकॉर्ड भी हमें कह रही है, और कुछ तो ऑन द रिकॉर्ड भी कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश है, कंस्पिरेसी है। और यूजुअली इस मुल्क में कंस्पिरेसी एस्टैब्लिशमेंट के करने धरने से ही लिंक की जाती है। कल वज़ीर आज़म और चीफ अवामी स्टाफ की मुलाकात के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। एक तरफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इश्तिहारी मुलजिम करार हो चुके हैं और साथ ही एक साबिक वज़ीर आज़म रोज़ की पेशियां भुगत रहे हैं। आज भी ज़मानत के लिए गए हुए थे, जब उनका बेटा 3 साल के बाद वापस घर आया तो उधर मौजूद नहीं थे उसको मिलने के लिए, बाद में घर आए। तो ये तो हमारा निज़ाम है, यानी शब खून मारने के लिए एक डिक्टेटर को फ्री पैसेज दे के बाहर भेज दिया जाता है और एक साबिक वज़ीर आज़म जिसको अपनी टेन्योर में घर भी भेजा जाता है, आज भी वो भुगत रहा है। भले भुगते, मगर भुगतना सबको चाहिए। दैट्स द पॉइंट। सो इस सिनारियो में अगर हुकूमत कहे कि हमारे खिलाफ साजिश और कंस्पिरेसी हो रही है तो समझ आता है, क्योंकि एक बैकग्राउंड रहा है इस मुल्क का। लेकिन अब इसकी ओनर्स कितनी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, इस दफ़ा इस पर भी गौर करेंगे। अली मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। सर पहले तो ये जो एक बाजमात जवाब दिया गया है आपको वजीर और एस्पायरिंग वुज़रा की जानिब से, एज आई से, उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है?
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرائیڈے کو آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیکورم ہوگا، یا اس پریس کانفرنس کے بعد یو ڈونٹ تھنک کہ نہ وزیر اعظم اپنے جواب دیں گے ان سوالوں کے، نہ اپوزیشن جو ہے وہ سکون سے بیٹھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ مہر صاحبہ۔ سب سے پہلے تو معذرت، کیونکہ میں کشمیر گیا تھا، ہمارے ایک وہاں کے رکن کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہاں آتے تھوڑی دیر ہو گئی۔ شکریہ۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں سوال جواب ہوتے ہیں، جمہوریت میں تھوڑی چیخ و پکار اور شور شرابہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس ایوان سے آپ کو عزت ملی یا طاقت ملی ہے، جس ایوان نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، آپ اس کو اوائڈ کریں۔ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا ممبر ہوتے ہوئے شور شرابہ تو ہوگا، لیکن ڈیکورم کی جو آپ بات کریں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی جو ہمارے محترم جناب خواجہ آصف صاحب نے کبھی کچھ باتیں کی تھیں، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی گریس ہوتی ہے۔ یعنی کہ سر جس طرح ہاؤس آف کامنز میں ڈاجی ڈیو کا نعرہ اٹھا، پرسوں کوئی نوٹی نواز کا نعرہ نہیں اٹھے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے۔ ہم سنجیدہ لوگ ہیں، ہاں شور ہوگا، نعرے اور اگر سوالوں کے جواب نہ دیے گئے تو، لیکن میاں صاحب کے لیے یہ چیزیں کوئی نئی تو نہیں ہے مہر صاحبہ، ہی ہیز پاس تھرو دوز 1990s۔ صحیح ہے، بہتر سر۔ اور دوسری بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے حکومت نے سیتا وائٹ کے ریفرنسز دیے، کچھ وزراء اور اسپائرنگ وزراء نے خواہش مند جو ہیں کہ ہمیں بھی وزارت ملے، اور اس کے بعد آج اعتزاز احسن کی بیوی کے حوالے سے بھی ذکر کیا اور بڑا ٹونٹنگلی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی بڑی غلط روایت ہے سر؟ بیکاز دیکھیں یہ بہت مہر صاحبہ یہ بہت نامناسب ہے۔ میرے منہ میں سمجھتا ہوں میں 10 بار مر کے وہ زبان میرے منہ میں پیدا نہیں ہو سکتی کہ میں کسی کے گھر کی خواتین کے بارے میں ایسی بات کروں، ورنہ اگر باتیں ہونے پہ آئیں تو بہت گند مچے گا مہر، بہت گند مچے گا۔ میاں صاحب کی گھر میں بھی کچھ کمزوریاں ہوں گی، سب کے گھروں میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس لیول پہ میاں صاحب کو خود ان کو کہنا چاہیے کہ نہ گریں، کیونکہ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے پتھر ماریں گے تو پتھر آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ جو سوال اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی حکومت نے یا آپ نے حکومت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ بہت شکریہ، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سینیٹر غنی صاحب آخری سوال ہے، اس کا جواب دے دیں قوم کو۔ بلاول نے کہا کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو کشمیر میں، اور آج بنو میں کہا خان نے کرپشن کا بادشاہ نواز شریف۔ یہ جو ٹیگ لائنز اب بن رہی ہیں سر، بجٹ پاس ہوگا، رمضان آئے گا، خیر سے گزرے گا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بائی اگست اور سپٹمبر کہیں جا کے اگر یہ پھر بھی انفلیکسیبل رہی گورنمنٹ تو یہ معاملہ سڑکوں تک جائے گا پھر، اور یہ نعرے جو ہیں زور پکڑیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس بار ماحول میاں صاحب کو تھوڑا تپتا ہوا ملے گا، کیونکہ اس بار شاید جمہوریت کو بچانے والے وہ عناصر، اس وقت بھی میں یہ صاف مہر آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی سٹیٹس کو اکٹھی ہوئی تھی۔ شکر ہے آج احساس ہو گیا، سوال تھا بٹ چلے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کر لیں بات کمپلیٹ۔ شکر ہے آج احساس ہو گیا کہ جن لوگوں نے خزانہ لوٹا ہے، جن لوگوں نے تباہی مچائی ہے، ان کا حساب دینے کا وقت آ گیا۔ سینیٹر غنی صاحب آپ دیکھیں، یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور حکومت نارملی یہ کرتی ہے کہ جب کرائسس آتے ہیں تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پی ایم ایل این کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی جو کرائسس مینجمنٹ ہے وہ مزید کرائسس پیدا کرتی ہے، اور اس وقت بھی وہی کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے آج، انشاءاللہ کل تک ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر آف یور سیلفز، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔